हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो है बॉटनी से रिलेटेड। पीएनएसटी का क्वेश्चन पेपर है बॉटनी का। तो आज हम बायोलॉजी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, आंतरिक झिल्ली के स्थान से लेके मैट्रिक्स तक F0 के माध्यम से गुजरने वाला हाइड्रोजन की संख्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनती है तो उसके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो गेट होते हैं F0, ये गेट का नाम है। तो इस गेट में से कितने इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, तो वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 2 गेट आ जा सकते हैं, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गौण कोशिकाएं किस तंत्र में पाई जाती है, सब्सिडरी सेल। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाई जाती है। संवहन का मतलब होता है वेस्कुलर सिस्टम, मतलब ब्लड और लिम्फ नोड वाला जो लिम्फ वाला जो सिस्टम होता है उसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो जो गौण कोशिकाएं सब्सिडरी सेल होती है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाई जाती है। एपिडर्मल मतलब होता है स्किन वाला, जो स्किन में डर्मिस होती है फिर एपिडर्मिस होती है, तो ये वाला सिस्टम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो विभिन्न जीवाणु के बीच संरचना और मोटाई में भिन्न होता है। संरचना और मोटाई में सारे बैक्टीरिया, जीवाणु पूछा गया ना, तो बैक्टीरिया में भिन्न कौन सा होता है, ग्लाइकोकोलिक, सब में अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, स्टोर करने का काम कौन सा करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। विभज्योतक का क्वेश्चन आया है, मेरिस्टोम जिसको कहते हैं प्राथमिक विभज्योतक। ऐसा होता है कि ये जो मतलब बॉटनी है तो पौधों से रिलेटेड ये जो पौधा है तो इसमें इसकी ग्रोथ के लिए विभज्योतक, इसमें अप्राथमिक का मतलब है पहला, जो सबसे पहले काम करता है। विभज्योतक का मतलब हो रहा है विभाजन करने वाला उत्तक। तो क्या हो रहा है, प्राथमिक विभज्योतक कौन क्या काम करता है और द्वितीयक विभज्योतक क्या काम करता है, ये रखा द्वितीय विभज्योतक, पार्श्व वाला विभज्योतक और प्राथमिक तो प्राथमिक विभज्योतक इसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। द्वितीयक विभज्योतक जो होता है वो उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, पौधे की मोटाई को। और एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक के, जो कि आप पॉइंट पे होता है, वो जो है छाल या स्किन बनाने का काम करता है। तो इसका प्राथमिक विभज्योतक क्या है, एपिकल और इंटरकेलरी मेरिस्टोम, यानी अग्र और मध्यस्थ विभज्योतक को क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक। अग्र और मध्य वाला जो होता है, जो उसकी हाइट बढ़ाने का काम करता है, वो प्राथमिक विभज्योतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मजता प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी। समयुग्मजता यानी समान युग्म, तो उसके लिए सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, बेहतर पुनर्संयोजकों का चयन और परीक्षण वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें आया है विषम का चयन, यानी इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो ये दिया है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो चारों चीज़ें दी हुई है ये उनमें से है। एक जो आपने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है, तो ये उसी से रिलेटेड दी हुई है। जो कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो उसका आंसर ये भी होता है 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया है। तो उसमें 5 जगत में एक तो थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जो हैं तो उसी से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछी गई है। तो सबसे अलग कौन सा होता था, ये पीपीएलओ होता है। इसके अंदर यूकैरियोट सेल होती है, इसलिए सबसे अलग होता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस काय में यूज की जाती है। ये तो सभी को पता रहता है कि पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है, दूध का किया जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि पाश्चुरीकरण का टेम्परेचर क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आप 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे तो इसको 30 मिनट तक गर्म करना पड़ेगा, तब पाश्चुरीकरण होगा। या फिर इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो 15 सेकेंड तक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मेनली ये पूछा जाता है 72 और 15 सेकेंड का ऑप्शन में दिया रहता है, तो ये याद करना मस्ट है आपको।
अगला क्वेश्चन है, उत्तक जो लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजनों से गुजरता है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू बीजाणुजन उत्तक। किस जीव के कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति होती है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल वॉल क्या होता है? ये कोशिका हो गई। तो ये जो अंदर वाली जो लेयर होती है ये होती है कोशिका झिल्ली, और इसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है जो बाहर वाली, ये सभी जीवों में नहीं पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था 5। अगला क्वेश्चन है, लोबिया की कौन सी प्रजाति रोग प्रतिरोधक है? तो ये चारों प्रजातियां दी गई है, ठीक है। इनका नाम जो देख रहे हैं आप, पूसा स्वर्णिम, पूसा शुभ्रा, पूसा कोमल, पूसा सदाबहार। तो पूसा से मतलब है, ये पूसा एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अभी जो है ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दिल्ली में है, जो मतलब कृषि क्षेत्र का इसको मतलब सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है। तो ये पहले अभी दिल्ली में है, पहले ये पूसा एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पर हुआ करता था आज़ादी से पहले। लेकिन वहाँ पे जब भूकंप आया या कुछ कंडीशन बनी थी तो फिर इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, तो इसलिए इंस्टीट्यूट का नाम तब पूसा था। और ये जो स्वर्णिम शुभ्रा ये लिखी हुई है, ये इनकी वेराइटी के नाम है। तो इन सब की अपनी अलग अलग क्वालिटी रही होगी, जैसे पूसा स्वर्णिम या पूसा शुभ्रा, किसी भी क्वालिटी कोई ज़्यादा उत्पादकता देता है या कोई कम पानी लेता है, कम पानी खर्च करता है, तो उस हिसाब से कौन सी अब क्वेश्चन पूछा है, रोग प्रतिरोधकता वाली है, तो इसका आंसर है पूसा कोमल, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडर श्वान ने पादप कोशिका में किस अद्वितीय भाग की उपस्थिति की सूचना दी थी? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो थियोडर श्वान ने कोशिका भित्ति की खोज करी थी। तो सही, ये क्वेश्चन उल्टा करके भी आपसे पूछा जा सकता है। वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है, तो ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गैसियस PGR एथिलीन किस रूप में कार्य करता है? एक तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर रखी है, ये यहाँ पे एक कोमा नहीं आना है, और इंग्लिश वाले में भी गलती कर रखी है, एंड लिख दिया है, गैसियस PGR एंड इथाइलिन। एक्चुअली में इथाइलिन खुद एक गैसियस PGR है। तो गैसियस PGR इथाइलिन किस रूप में कार्य करता है? पहली बात, PGR का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पादप पौधे की ग्रोथ यानी कि वृद्धि, पौधे की वृद्धि को रेगुलेटर यानी कि निर्धारित करने वाले, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये होते हैं जो एंजाइम या जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं। तो ये गैसियस PGR की बात कर रहा है, तो इथाइलिन गैसियस PGR होता है। ये किस रूप में कार्य करता है, क्या करता है, पौधे पे क्या इफेक्ट डालता है? तो ये विकास की गतिविधियों का निरोधक है। निरोधक यानी कि उसको विकास की गतिविधियों को रोकता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है। इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटीज़, पादप की वृद्धि को इनहिबिट करता है, उसको रोकने का काम करता है इथाइलिन, जो कि एक गैसियस PGR है। शीर्षस्थ विभज्योतक का क्वेश्चन आया है, में बाह्य सतह की ओर प्रेरित कोशिकाएं किस में विकसित होती है? ये बहुत छोटा सा पौधा है, अभी नया नया बन रहा है। शीर्षस्थ विभज्योतक बिल्कुल शीर्ष पे होता है, नाम में ही सब चीज़ें छुपी रहती है, शीर्ष पे होता है। विभज्योतक का मतलब विभाजित करने वाला ऊतक, तो ये सबसे शीर्ष में होता है। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक हमेशा शीर्ष पे ही रहता है, तो ये बाहर की त्वचा बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाह्य त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक की विशेषता नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, प्रोकैरियोटिक की विशेषता और यूकैरियोटिक की विशेषता आपको याद कर लेनी है। प्रोकैरियोटिक एक बेसिक सेल है, मतलब जब नई कोशिका बनी थी तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक बनी थी और फिर बनी थी यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिनके कोशिका के अंदर
न्यूक्लियस नहीं होता। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो विभिन्न मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत बेसिक होती है, बहुत सामान्य प्रकार की। जैसे पहले कारें आती थी, वो नॉर्मल आती थी, मारुति 800 या ऑल्टो, और उनमें कोई सिस्टम नहीं होता था नॉर्मल, जैसे बस चलाने के लिए एक डिब्बा सा रखा है, उसको लेके चल दी। अब गाड़ियां जो आती है वो फुली लोडेड, किसी में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, 8 एयरबैग आ रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन आ रहा है चीज़ों का। तो यूकैरियोटिक जो है वो 6 एयरबैग वाली गाड़ी है, और प्रोकैरियोटिक है जो वो है अल्टो है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जटिल लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल संरचना की उपस्थिति नहीं होती है प्रोकैरियोट में, विशेषता नहीं है। आंसर एक कोशिका जो परागकण में सघन कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक के साथ धुरी आकार की होती है, जनरेटिव सेल्स कहते हैं, जनक कोशिका कहते हैं। फ्लोएम में भोजन के अणुओं के संचार की दिशा क्या होती है? जो पौधा होता है और इसमें मान लीजिए ये पत्ती है, यहाँ पे खाना बनता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण से जो खाना बनता है पौधे का अपने के लिए, तो वो जो फूड होता है, मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब सोर्स से जहाँ बनता है पत्ती से स्टोर को भी जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अंधेरा है, मान लो अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है और पत्ती को भोजन की ज़रूरत है, तो ये वापस से इसको देता भी है। जब ये ज़्यादा बनाता है तो ये स्टोर करने के लिए देता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये इसको देता है। तो इसलिए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लेना है। पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और पशु प्रजातियों की पहचान और गणना। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? मतलब एक एरिया होता है जिसमें बहुत सारे पौधे मान लो, या बहुत सारे प्लांट्स, पशु पक्षी जो भी होते हैं, तो डाइवर्सिटी मतलब विविधता उत्पन्न करते हैं, उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पूरी पृथ्वी को भी पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। एक तालाब भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, या फिर एक जंगल हो गया। तो ये इसकी पहचान अगर अपन ना पौधों और पशुओं की पहचान करेंगे, तो वो चीज़ अपने को क्या आइडेंटिफाई करती है? तो वो अपन प्रजाति की संरचना है ना, कंपोजिशन को जानने के लिए कर रहे हैं गणना या पहचान। ओमनियस सेलुला या सेलुल की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी एक भाई साहब थे, रुडोल्फ विर्चो। इस ओमनिस सेलुल या सेलुला का मतलब था कि जो सभी जो कोशिकाएं हैं वो किसी न किसी कोशिका से उत्पन्न हो रही है। यानी कि अभी भी अपन देखते हैं कोई भी जीव उत्पन्न होता है, जैसे उसके बच्चे हुए, तो वो किसी जीव से ही दो जीव उत्पन्न हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आसमान से गिर जा रहे हैं। तो विर्चोव साहब का यही कहना था, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने ये बोला था ओमनी सेलुले सेलुला। तो उनका ये कहना था कि एक सेल से ही दूसरी सेल उत्पन्न होती है, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय घटक जो तल में प्रचुर मात्रा, तल मतलब तालाब के तली में सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्या होते हैं? ये जो तालाब हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं नीचे की साइड, ठीक है, बड़े पौधे भी होंगे, छोटी छोटी मछलियाँ भी होगी, बड़ी मछलियाँ होंगी, कछुए होंगे, बड़े पौधे होंगे, ठीक है ना। तो सब जो तली में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तो फ्लेजिलेट, कशाभी, जिनके मतलब आपने देखा होगा फ्लेजिला क्या होता है, चलने के लिए जो एक किसी में जो एक ऑर्गन्स होते हैं, तो वो चीज़ें तो जीवी घटक है ना, जीने वाले में तो सबसे ज़्यादा तली में जो पाए जाते हैं वो होते हैं फ्लेजिलेट्स। शब्द जनन द्रव्य ने जर्मप्लाज्म संग्रहण किससे संदर्भित करता है? कलेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी, प्राप्यता की संग्रह। अगर आप कुछ चीज़ें हिंदी में नहीं समझ आ रही तो एक बार इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें क्लियर आपको समझ आ सकता, क्योंकि हिंदी में ऐसे मीनिंग रहते हैं, प्राप्यता पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है? तो किलो कैलोरी में अपन किसको मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं ना। तो जैसे अपन पौधे को भी अगर खाते हैं तो उससे अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना।
तो अपन यही सोचते हैं कि आपको, अगर आपने इतनी पत्तियाँ खाई है तो आपको कितनी एनर्जी मिली है, तो वो किस में गिनेंगे अपन, किलो कैलोरी में गिनेंगे ना। तो किलो कैलोरी में क्या, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। किस हार्मोन के छिड़काव से गन्ने के तने की लंबाई बढ़ जाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। जिब्रेलिन के तड़का छिड़काव करोगे, गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के C4 मार्ग में पहला उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण के दो पाथ होते हैं, एक होता है C4 और एक होता है C3। ठीक है, तो पहला उत्पाद C4 वाले में क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। C3 में क्या बनता है वो भी आपको देखना है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या ऐसा कुछ बनता है। तो अभी और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि C3 पौधे कौन से, C4 पौधे कौन से। C4 पौधे होते हैं अपना गन्ना, मक्का, ये C4 मतलब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दो तरीके होते हैं। साइकिल इनकी अलग अलग, मतलब साइकिल मोटरसाइकिल वो वाली नहीं है ये, इनकी जो हार्मोन्स की जो चलती है चेन, वो वाली चेन है। तो आधे पौधे इस साइकिल को फॉलो करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाते हैं, आधे C4 साइकिल से करते हैं। तो जो गन्ना और मक्का होते हैं वो C4 साइकिल को फॉलो करते हैं, और उसमें लाइट और ऑक्सीजन और लेके और जो पहला प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इसमें ये पूछा गया है। यहाँ अगर C3 मार्क दे देता तो इसका आंसर अलग हो जाता। क्वेश्चन में बहुत बार ये भी आता है कि 4 पौधों का नाम दे देते हैं, गन्ना या 2-3 और कुछ दे देंगे, कौन C4 साइकिल को फॉलो करता है, तो आंसर हो जाएगा गन्ना या मक्का, कोई दिया होगा तो ऐसे। बीजाणु के किस क्षेत्र में बीजाणु आमतौर पर एक एकल घुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अंतर करता है? ठीक है, माइक्रोपाइल जो होता है वो सिर्फ बीजाणु के किस क्षेत्र में, बीजाणु में पाया जाता है, दोनों में से एक में पाया जाता है, उसमें माइक्रोपाइल नहीं होता है। सिंथेटिक ऑक्सीन, अभी जो मैंने पहले बताया था ना आपको, PGA प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पादप की वृद्धि के निर्धारित करने वाले कारक, जो अपन ने पहले क्या पढ़ा था, इथाइलिन पढ़ा था ना। तो यह आ गया सिंथेटिक ऑक्सीन, कौन कौन से हैं, तो इसके आंसर है ये, याद कर लेना है। सबसे छोटी जीवित ज्ञात कोशिका जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रख सकती है, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। चावल की आधी बोनी प्रजातियों को इससे विकसित किया गया है। आधी बोनी, अब ये जया और रत्ना कोई लड़कियों के नाम नहीं है कि इनने चावल की आधी बोनी प्रजाति नहीं। जया खुद एक प्रजाति है चावल की, रत्ना खुद एक प्रजाति है चावल की। अब इन दोनों में से कोई एक प्रजाति बोनी होगी और इन दोनों में से कोई एक प्रजाति अच्छी उत्पादकता देती होगी, तो इन दोनों को मिला दिया तो बोनी और ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजाति बन गई। तो इन दोनों से कोई एक प्रजाति बनाई होगी, तो अर्धबोनी प्रजातियां इन दोनों से विकसित की गई थी। किससे, IR2 और ताइचुंग नेटिव से। ठीक है, अब जया और रत्ना का एग्जाम्पल दिया तो तुम वही मत याद कर लेना, IR8 और ताइचुंग नेटिव जो है, इन दोनों को मिला के अर्धबोनी प्रजातियां विकसित की गई थी। प्रमुख उत्पादक पाइरुविक एसिड किसके रूपांतरण से निर्मित होता है? ये वही है, C3 और C4 जो साइकिल थी उसके अंदर ये सब चीज़ें, ये जो बहुत खतरनाक नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे ना, ये सब चीज़ें होती। तो किससे क्या बन रहा है, ऐसे पहले ये प्रोडक्ट बनता है, फिर इससे ये बनता है, ये बनता है, तो वो सब चीज़ें पूछी गई है क्वेश्चन में। तो पाइरुविक एसिड के बाद जो बनता है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है। जूलॉजी की क्वेश्चन आ गए। थैंक यू सो मच।